आज मयूरभंज माटी तरफ आम समस्ते अभिनंदन समस्ते करताली दे माँ मैंने हुड़े पकातु माँ मैंने हुड़े पकातु आम समस्ते आज स्वागत करवा। वो आज मैं आपको आमंत्रित करता हूं, वो आप हम सबको एक मार्गदर्शन दीजिए। मयूरभंज मिट्टी फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी के उड़ीसा प्रदेश के अध्यक्ष श्री मनमोहन जी शामल और हमारे भारत सरकार में मंत्री इंजीनियर विश्वेश्वर टुड्डू जी और भारत सरकार के पूर्व मंत्री और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री प्रताप चंद्र जी सारंगी, श्री मोहन माझी जी, श्री विरंची नारायण त्रिपाठी जी, श्री मिसेज सुकेशी ओराम और कृष्णा चंद्र महापात्रा जी, नवीन राम जी, श्रीमती शिप्रा वाजपेयी, श्री अभिमन्यु शेट्टी, श्री महेश्वर साहू, श्री कांदेरा सोरेन, श्री कृपा सिंधु महापात्रा, उमाकांत महापात्रा, हेमंत पाड़ी, श्री भास्कर महल, श्री नाबा चरण माझी एमएलए हमारे सब, श्री बुधन मुर्मू, श्री सनातन बिजली, श्री सुकांता कुमार नायक, श्री सूर्यवंशी सूरज, श्री गणेश राम सिंह खुंटिया, श्री प्रवीण भंजन देव, श्री प्रमोद चंद पांडा, श्री रघुनाथ मोहंती, श्री लक्ष्मण टुड्डू, श्री पुरुषोत्तम नायक, श्री संजीव मोहंती। नाम बहुत सारे हैं और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, शायद इस स्थान पर किसी सभा को संबोधित करने के लिए पहली बार मैं आप लोगों के सामने खड़ा हुआ हूं। वैसे तो उड़ीसा की बहुत सारी सार्वजनिक सभाओं को संबोधित कर चुका हूं, लेकिन शायद यहां मेरा पहली बार आना हो रहा है। क्यों मनमोहन जी? अच्छा, मनमोहन जी बतला रहे हैं दूसरी बार आना हुआ है। और आप लोगों ने फूलों की हार पहनाकर, साल भेंट करके, तालियां बजाकर हम लोगों का बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। लेकिन आप जानते हैं, भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा है, स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। इसके पहले इसी उड़ीसा में आज ही के दिन 2 सभाओं को संबोधित करने के बाद ये तीसरी सभा को संबोधित करने के लिए आप सबके बीच में खड़ा हुआ हूं। पिछली दोनों सभाओं में और इस सभा में भी जिस प्रकार का कार्यकर्ताओं में और जनता में उमंग और उत्साह मैं देख रहा हूं, बहनों भाइयों, मेरा विश्वास पक्का हो गया है कि अब उड़ीसा नई उड़ान लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। यदि मैं नई उड़ान की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि उड़ीसा की जनता अब डबल इंजन की सरकार उड़ीसा में बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मुझे जानकारी है कि यह क्षेत्र हमारे आदिवासी भाइयों का बहुल क्षेत्र है। जहां तक आदिवासी समाज का प्रश्न है,
और जो मैं उनके इतिहास को जानता हूं, मैं कह सकता हूं कि हमारे आदिवासी भाइयों का, आदिवासी समाज का बहुत ही गौरवशाली इतिहास है। लेकिन इस आदिवासी समाज के गौरवशाली इतिहास की जानकारी इस आजाद भारत में जिस हद तक लोगों तक पहुंचाई जानी चाहिए, किंचित कारणों से वह संभव नहीं हो पाया। लेकिन मैं कह सकता हूं, चाहे हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हों, चाहे आज के प्रधानमंत्री मोदी जी रहे हों, आदिवासी समाज के प्रति उनके मन में एक अगाध सम्मान और श्रद्धा का भाव है। क्या कभी कोई कल्पना कर सकता था कि भारत का ऐसा भी कोई प्रधानमंत्री आएगा जो कि आदिवासी समाज के हमारे किसी बहन को भारत के का जो सर्वोच्चतम पद होता है, राष्ट्रपति पद, उस पर पहुंचाने की पहल करेगा और राष्ट्रपति बनाएगा। लेकिन वहीं पर दूसरी पार्टी कांग्रेस, उसको देखा आपने कि आदिवासी समाज की हमारी एक बहन भारत की राष्ट्रपति बनने जा रही थी। प्रस्ताव किया गया था सरकार की तरफ से, हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से। दलगत भावना से ऊपर उठकर इसका कांग्रेस के द्वारा भी स्वागत किया जाना चाहिए था। लेकिन इसे कहते हैं छोटी राजनीति। बिरसा मुंडा जी के गौरवशाली इतिहास को कौन नहीं जानता। बिरसा मुंडा के जन्म दिन को आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला यदि की सरकार ने किया है तो मोदी जी की सरकार ने किया है। शौर्य और पराक्रम के मामले में हमारे आदिवासी भाई बेजोड़ हैं। मैं तो कहता हूं कि आदिवासी भाइयों को सेना में प्राथमिकता दी जानी चाहिए इन्हें, ताकि वह भारत की सीमाओं की सुरक्षा अपने सीने का बटन खोलकर कर सके। और यह सिलसिला हम लोगों ने प्रारंभ भी किया है। यहां तक भारत का प्रश्न है, मेरे बहनों भाइयों, आप अच्छी तरह जानते हैं, भारत अब कोई साधारण भारत नहीं है। भारत कभी विश्व की ताकत नहीं बन सकता है। जब भारतवासी, हम ही लोग मंत्री रहते हुए भी, जब बहुत पहले मैं मंत्री भारत सरकार में रहा हूं, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी रहा हूं, दुनिया के दूसरे देशों में हम जाते थे तो मुझे यह बात सालती थी, पीड़ा होती थी। जनसंख्या के दृष्टि से दुनिया का दूसरा देश जो भारत हुआ करता था, आज तो पहला देश बन गया। उसको जो सम्मान दुनिया के देशों में मिलना चाहिए, उस समय नहीं मिल पा रहा था। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी यानी विश्व के मंचों पर भारत पहले कुछ बोलता था तो दुनिया हमारी बातों को अनसुनी कर देती थी। भारत बोल रहा है, कमजोर देश है, गरीबों का देश है। लेकिन बहनों भाइयों, आप सीना ठोक कर आज कह सकते हैं, आज ये अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। नौ वर्षों के अंदर ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह करिश्मा करके दिखाया। भारत की दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़े बड़े संगठन और यहां तक कि दुनिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष अब यह कहने लगे हैं कि भाई हम लोगों का विश्वास तो पक्का हो गया कि दुनिया में 21वीं शताब्दी दुनिया के किसी देश की है तो उस देश का नाम है भारत। पहले धन दौलत के मामले में यानी अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में हम लोग दुनिया में 11वें स्थान पर खड़े थे। यह कांग्रेस की हुकूमत की बात बतला रहा हूं। कमाल किया है हमारे प्रधानमंत्री ने, मेरे बहनों भाई, कमाल किया है। आज जो कल भारत दुनिया के देशों में अर्थव्यवस्था के आकार, जीडीपी के मामले में 11वें स्थान पर था, आज आपको जानकर खुशी होगी
आपका सीना गौरव के साथ फूलेगा मेरे बहनों भाइयों कि आज भारत 11वें स्थान से जंप लेकर आज 5वें स्थान पर पहुंच गया। और भारत की अर्थव्यवस्था जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भारत जिस तेजी के साथ विकास कर रहा है, बड़े बड़े अर्थशास्त्री हम मानने लगे हैं कि भारत को दुनिया की टॉप 3, दुनिया के ऊपर के 3 देशों में आने से 3 वर्षों के अंदर ही, यानी 27 के पहले तक, 27 प्रारंभ होते होते 2027 प्रारंभ होते होते भारत दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। और हमारे मोदी जी का हौसला देखिए, हमारे प्रधानमंत्री का। हमारे मोदी जी कहते हैं अरे अभी हम टॉप 3 में आने वाले हैं, लेकिन 2047 आते आते, यानी आजादी के 100 वर्ष पूरा करते करते हम भारत को दुनिया का विकसित देश बनाएंगे। ख्वाहिश तो हमारी यह है कि यह नंबर 1 की कंट्री है दुनिया में बन जाए। भारत के प्रति सारी दुनिया में बेहद सम्मान बढ़ा है। उसका श्रेय जहां पर हमारे प्रधानमंत्री को मैं देना चाहता हूं, वहीं पर हमारे देश की जनता ने जिस प्रकार से संबल दिया है, प्यार दिया है, मोहब्बत दी है, हम उसका श्रेय इस हिंदुस्तान की जनता को भी देना चाहते हैं। लंबे समय तक आप लोगों ने कांग्रेस की हुकूमत देखी है, लंबे समय तक। जब कभी भाषण देने के लिए कांग्रेस के नेता खड़े होते थे तो कहते थे हमारी सरकार बना दो, हम हिंदुस्तान से गरीबी भगा देंगे, गरीबी समाप्त कर देंगे। बहनों भाइयों, 70 वर्षों में कांग्रेस ने गरीबी समाप्त किया? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, 70 वर्षों में कांग्रेस ने गरीबी समाप्त किया? गरीब समाप्त होते जा रहे थे, गरीबी समाप्त नहीं हो रही थी। हालात ये हो गए थे। और यह मैं नहीं कह रहा हूं, नीति आयोग, पढ़े लिखे लोग जानते होंगे नीति आयोग के बारे में। आज नीति आयोग कह रहा है कि वाह मोदी जी, आपने तो करिश्मा कर दिया, 25 करोड़ लोगों को उन्होंने गरीबी के संकट से हिंदुस्तान में 9 वर्ष के अंदर ही बाहर कर दिया। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, तीसरा टर्म प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी को प्राप्त होना चाहिए। और इस बाबा जगन्नाथ की धरती पर मैं अपनी ख्वाहिश, अपनी इच्छा व्यक्त करके मैं जा रहा हूं बहनों भाइयों, चौथा टर्म भी यह हिंदुस्तान हमारे मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेगा। जो होता था दुनिया में भारत को आंख दिखाता था। कांग्रेस के हुकूमत में बराबर आतंकवादी वारदातें होती थी, नक्सलवाद, आतंकवाद, उग्रवाद लगातार बढ़ता जा रहा था। बहनों भाइयों, नक्सलवाद सिमट कर 2 जिलों में रह गया है, जो कि 40-50 जिलों में था। आतंकवाद का जहां तक सवाल है, आपने देखा होगा 2017 में एक बार चोरी से, मैं उसको चोरी से कहना चाहता हूं, भारत की सीमा में घुसकर पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों ने हमारे सेना के जवानों पर कातिलाना हमला कर दिया। हमारे प्रधानमंत्री को जानकारी मिली, मैं उस समय भारत का गृह मंत्री था, मुझे बुलाया, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे, रक्षा मंत्री उस समय के हमारे स्वर्गीय पर्रिकर जी हुआ करते थे। मुझे आश्चर्य हुआ, तरह तरह के लोग सुझाव दे रहे थे, मैं भी सुझाव दे रहा था कि यह करना चाहिए, यह करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने क्षण भर की देर नहीं लगाई बहनों भाइयों, उन्होंने फैसला कर लिया। और उसके बाद आपने देखा कि हमारे सेना के जवान जिस तरीके से एयर स्ट्राइक और एक मामले में सर्जिकल स्ट्राइक किए, उससे सारी दुनिया को यह संदेश चला गया कि भारत कोई छेड़ेगा तो भारत केवल सीमा के इस पार नहीं, जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार भी जाकर मार सकता है। यह है भारत की ताकत।
भारत को हल्के तरीके से अब दुनिया में कोई नहीं ले सकता। क्या क्या काम किया है, मैं देख रहा था, मैं आंकड़े उठाकर मैं नोट भी कर रहा था। क्या करिश्माई काम किया है मोदी जी ने, जिसकी हम लोग कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। बहनों भाइयों, 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने केवल 3.5 करोड़ परिवारों को पाइप से जल, नल से जल पहुंचाने में कामयाबी हासिल की थी। और मोदी जी ने 5 साल के अंदर ही 10 करोड़ से अधिक लोगों के घर में नल से जल पहुंचा दिया है। यानी इस समय देश हमारा एक्सप्रेस स्पीड से बढ़ रहा है, तेजी के साथ, एक्सप्रेस स्पीड से तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अब यहां के साथ राज्यों के साथ भी किस तरीके से कांग्रेस की सरकार भेदभाव करती थी। राज्यों के साथ भेदभाव इस हद तक था, पहले केंद्र सरकार राज्यों को मिलने वाली जो धनराशि थी वह केवल 31% देते थे, जितनी टोटल धनराशि रहती थी। राज्यों का विकास नहीं होगा, प्रदेशों का विकास नहीं होगा, तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। इसलिए चटपट बढ़ाकर 31% से उन्होंने 42% उसको कर दिया। मोबाइल, मैं समझता हूं आप सबके पास मोबाइल होगी। अब तो कुछ परिवारों में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 मोबाइल जो है देखने को मिलती है, 4 मोबाइल देखने को मिलती है। जानते हैं 92% मोबाइल हम दुनिया के दूसरे देशों से मंगाते थे। लेकिन आज दुनिया के जिस भी देश में जाओ मेरे बहनों भाइयों, डंके की चोट पर सीना ठोक कर आप कह सकते हो कि मोबाइल बनाने वाला दुनिया का देश यदि कोई है तो उस देश का नाम है भारत। पहले यहां पर हवाई अड्डे 74 थे, आज हवाई अड्डों की संख्या बढ़कर 179 हो गई है। कैसे हुआ? अब जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं किसानों का, बड़ी संख्या में किसी एक पेशे में लगा हुआ भारत में यदि कोई है तो किसान है। किसान के पास अपनी पूंजी न होने के कारण, यानी बुआई के समय, दवा डालते समय और साथ ही साथ सिंचाई के लिए जो थोड़ा बहुत पैसा चाहिए था हमारे किसान भाइयों के पास, छोटे किसान भाइयों के पास तो होता ही नहीं था, वो किसी से कर्ज लेते थे और इस कर्ज के बोझ के तले दबे दबे उनकी सारी जिंदगी कुढ़ते कुढ़ते गुजर जाती थी, वह दम तोड़ देते थे। मोदी जी ने करिश्माई काम किया। आते ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत प्रतिवर्ष किसानों के खाते में 6,000 रुपया भेजना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। आप जानते हैं जब राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कहा कि हम क्या करें, मेरी समझ में नहीं आता। हम दिल्ली से 100 पैसा भेजते हैं लेकिन नीचे पहुंचते पहुंचते बामुश्किल 14 पैसा लोगों की जेब में पहुंच पाता है। यह उन्होंने अपनी लाचारी, अपनी बेबसी उन्होंने व्यक्त की थी। प्रधानमंत्री होकर राजीव गांधी ने यह बेबसी व्यक्त की थी, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार कर लिया। और बहनों भाइयों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, मैं गृह मंत्री बना ही था उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद। पहली बैठक थी, मैं भी उसमें मौजूद था। अधिकारियों की बैठक प्रधानमंत्री ने बुलाई थी और उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि जिन लोगों का बैंकों में खाता नहीं खुला है, जल्दी से बैंकों में सभी के खाते खुल जाने चाहिए। तो मैंने धीरे से कान में पूछा कि मोदी जी, ये बैंकों में खाता खुलने से क्या हो जाएगा, इसको आप इतनी प्रायोरिटी क्यों दे रहे हैं? कहें राजनाथ जी बैठक के बाद बतलाएंगे। बहनों भाइयों, करिश्मा हुआ है, बैंकों में खाते खुल गए। जहां राजीव गांधी कहते थे हम 100 पैसा भेजते हैं
और लोगों की जेब में बामुश्किल 14 पैसा पहुंच जाता है। आज हमारे मोदी जी डंके की चोट पर यदि 100 पैसा भेजते हैं तो 100 का 100 पैसा लोगों की जेब में पहुंचता है। भ्रष्टाचार पर अंकुश भाषण देकर नहीं लगाया जा सकता। भाषण देकर आप भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं कर सकते। भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए व्यवस्था में बदलाव लाना पड़ेगा, सिस्टम में चेंज लाना पड़ेगा, तब जाकर हो सकता है। और इस काम को हमारे प्रधानमंत्री ने बखूबी किया है। गरीबों के प्रति हमदर्दी कितनी है। आप सब यहां पर बैठे हैं, मैं कहना चाहता हूं हमारी कोई भी बात गलत हो, आप अखबारों में अपना वक्तव्य दे सकते हैं, स्टेटमेंट दे सकते हैं, मेरी आलोचना कर सकते हैं, आपका मैं स्वागत करूंगा। क्योंकि मैं आपकी आंखों में धूल झोंक कर मैं आपका समर्थन नहीं चाहूंगा। मैं आपका समर्थन चाहूंगा तो आपकी आंखों में आंख डालकर मैं आपका समर्थन चाहूंगा। जन औषधि केंद्र, बहनों भाइयों, दवाएं कितनी महंगी होती थी मैंने देखा है, अपने गांव में देखा। मैं गांव का रहने वाला हूं, मैं किसान का बेटा हूं, मैं गांव के लोगों के दर्द को समझता हूं। परिवार में यदि कोई बीमार पड़ जाता था, डॉक्टर दवा लिख देते थे, तो हम लोग जरा गांव के ठीक ठाक लोग थे, आते थे, बाबू डॉक्टर साहब ने दवा लिख दिया, 500 रुपया की दवा है। बहनों भाइयों, दिल भर जाता था। अब आप ये कल्पना करिए, बहुत सारे ऐसे परिवार रहे होंगे, पैसा न होने के कारण वो दवा नहीं खरीद सकते थे और अपने परिवारजनों का वह इलाज नहीं करा सकते थे, और दवा के अभाव में परिवार का वह उसका प्यारा सदस्य, मां, बेटी, पत्नी, बेटा दम तोड़ देता था। आज जन औषधि केंद्र पर चले जाइए, 70 से 80% दवा सस्ती मिल जाएगी मेरे बहनों भाइयों, और यहां भी मिलती होगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। छोटी छोटी बातें जिस ओर अब तक की सरकारों का ध्यान नहीं गया था, हमारी सरकार ने उस पर ध्यान देने का काम किया है। जन औषधि केंद्र खोले, हमारे आदिवासी समाज के बच्चों की भी पढ़ाई, वो भी मेडिकल कॉलेज में पढ़ सके, वो भी MBBS की डिग्री हासिल करें। यह सब करने के लिए आपको आश्चर्य होगा, मेडिकल कॉलेज पहले 390 थे, 70 साल में 390, हमारे प्रधानमंत्री 9 साल के अंदर 315 मेडिकल कॉलेज यहां पर खोल दिए। हमारी माताएं बहनें 2 करोड़ की संख्या में आज लखपति दीदी बन गई हैं, लखपति दीदी बन गई हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप के कारण, स्वयं सहायता समूह के कारण। मैं बहनों से पूछना चाहता हूं, ये सच्चाई है कि नहीं है? और मैं तो उत्तराखंड के चमोली में भारत की सीमा के किनारे में गया था, वहां पर स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को ऐसे ऐसे आइटम बनाकर बेचते हुए मैंने देखा बहनों भाइयों, कि गौरव के साथ मेरा तो सचमुच मस्तक ऊंचा हो गया। अच्छी कमाई हो रही है। वहां के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी ने मुझे बताया कि सर आपको मालूम नहीं है, ये बहुत गरीब परिवार की महिलाएं हैं। आज देखिए इनका तेवर, इनकी बातचीत करने की शैली सब बदली बदली आपको नजर आएगी। यह सेल्फ हेल्प ग्रुप का करिश्मा था। और हमारे प्रधानमंत्री का संकल्प है कि अगले 5 वर्ष का समय दीजिए, 2 करोड़ की संख्या में और हमारी बहनें लखपति दीदी बन जाएंगे। हमारे यहां तो ऋषियों और मनीषियों ने कहा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र देवा रमन्ते, तत्र रमन्ते देवा। हमारे यहां कहा गया है, जहां नारियों की पूजा होती है वहीं देवता रमण करते। किसी का ध्यान नहीं गया। भारत की संसद में, उड़ीसा और भिन्न भिन्न राज्यों के विधानसभाओं में महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। इसके नारी शक्ति बंधन अधिनियम लाने का काम भी यदि किसी ने किया, चर्चा कांग्रेस पार्टी लगभग 30-35 वर्षों से लगातार लोग करते चले आ रहे थे, उस काम को नहीं कर पाए।
लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने संसद का विशेष सत्र बुलाकर बहनों भाइयों डंके की चोट पर 33% का रिजर्वेशन हमारे बहनों के लिए पास कर दिया। आधी आबादी उनकी भी है, उनका भी सशक्तिकरण होना चाहिए। अब तो सेना में भी मोदी जी ने कहा कि राजनाथ जी अब सेनाओं में भी महिलाओं को इजाजत दी जानी चाहिए, भर्ती की जानी चाहिए। और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, मैं अभी कल ही विशाखापट्टनम में था, 50 देशों के नेवी के चीफ आए हुए थे। ओहो 5 बज गया, आ गया। वहां पर मैं गया था, वहां की व्यवस्था में मैंने देखा कि हमारी कुछ लड़कियां नेवल ड्रेस में इतनी स्मार्ट अपने जिम्मेदारी का वह निर्वाह कर रही थी कि बहनों भाइयों हमारा तो गौरव के साथ मस्तक ऊंचा हो गया। नारी शक्ति का सम्मान भारत में हमारे प्रधानमंत्री ने यह करना सिखाया है। दवा दारू के लिए आयुष्मान भारत कार्ड, इसकी आप में से बहुत सारे लोगों को होगा। 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। दवा के अभाव में इस हिंदुस्तान में किसी को दम तोड़ने नहीं दिया जाएगा बहनों भाइयों, किसी की जिंदगी दवा के अभाव में नहीं जाएगी। यह सब सोच पहली बार किसी प्रधानमंत्री की रही है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, नहीं तो पहले तो नेता लोग आते थे, तरह तरह के आश्वासन देते थे, तरह तरह के आश्वासन, लेकिन आश्वासन पूरे नहीं होते थे। लेकिन चाहे मोदी जी हों, चाहे हम लोग हैं, बहनों भाइयों जो कहेंगे उसे करेंगे, चाहे उसकी कितनी भी बड़ी कीमत हमको क्यों न चुकानी पड़े। नेताओं के कहने और करने में अंतर होने के कारण भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास धीरे धीरे समाप्त होता चला जा रहा था, और अब विश्वसनीयता का यह संकट निरंतर बढ़ता चला जा रहा था। भारत की राजनीति में पैदा हुए इस विश्वास के संकट को चुनौती के रूप में पहली बार किसी ने स्वीकार किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने जी स्वीकार किया। हम जो कहेंगे वह करेंगे, यह हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और बहुत सारी बातें हैं मैं करना चाहता हूं, लेकिन हमारी समस्या यह है कि यहां पर लिख कर आ गया है कि अब हमारा उड़न खटोला उड़ान नहीं भर पाएगा। यदि थोड़ा बहुत और मैंने विलंब किया तो एक और देखिए, सारी दुनिया में भारत का मस्तक वैज्ञानिकों ने कैसे ऊंचा किया है। चंद्रयान, दुनिया का पहला देश यह भारत बन गया है मेरे बहनों भाइयों, दुनिया का पहला देश कि हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचकर वहां पर अपना लैंडर उतार दिया। दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया। ये कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि राजनाथ जी ये बताइए कौन सा कमाल कर मोदी जी ने क्या किया है। मैंने कहा मोदी जी ने हमारे वैज्ञानिकों की हौसला अफजाई की है। जब चंद्रयान 2 सफल नहीं हो पाया तो हमारे वैज्ञानिकों के आंखों से आंसू गिरने लगे। तो उस समय वहां जाकर उनको ढाढ़स बढ़ाने का काम यदि किसी ने किया था तो हमारे प्रधानमंत्री ने किया था। यदि उनका दिल टूट जाता मेरे बहनों भाइयों तो हम चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड नहीं कर सकते। मंगलयान, आदित्य एल1 L2 आगे बढ़ रहे हैं, चंद्रमा पर पहुंच रहे हैं। यह स्थिति भारत की अब धीरे धीरे बनती जा रही है। सारी मैंने अमेरिका जिस काम को नहीं कर पाया वो भारत करने में पूरी तरह से सफल रहा है। और इधर का हाल में तो आपने देखा होगा कि हमारे तपस्वी प्रधानमंत्री, आप कहेंगे कि आप तपस्वी प्रधानमंत्री कह रहे हैं। बहनों भाइयों किसी को यदि संदेह रहा हो तो उस समय देखा होगा अयोध्या की धरती पर जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की बाल रूप की प्राण प्रतिष्ठा हो। हम लोग पहले कहते थे कि हम जिस दिन हमको संसद के दोनों सदनों में बहुमत मिल जाएगा तो अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनने से हमें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। लोग कहते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे,
लेकिन भाजपा वाले तारीख नहीं बताएंगे। तारीख बतला दिया, तारीख ने बता दिया। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई मेरे बहनों। हम लोगों के ऊपर आरोप लगाया जाता है हिंदू मुसलमान के बीच भेदभाव करने का। मेरे भाइयों, भारत माता की कोख से चाहे कोई पैदा हुआ हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई भी, पारसी हो, यहूदी हो, सभी हमारे परिवार के सदस्य हैं। यह हम लोगों की सोच है। लेकिन हम किसी भी को यह इजाजत नहीं दे सकते कि माताओं बहनों के साथ कोई जुल्म किया जाए, उनके ऊपर अत्याचार किया जाए। तलाक 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 3 बार बोलकर उनकी छुट्टी कर दी जाती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये उचित था? चुटकी बजाकर बहनों भाइयों, हम लोगों ने 3 तलाक की प्रथा को समाप्त कर दिया। हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं। हम राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं, देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं। चलना इसलिए बहनों भाइयों, फिर कभी मिलेंगे, आपके साथ बातचीत करेंगे। लेकिन आज के अवसर पर मैं आप सबसे यही अपील करना चाहता हूं। इस बार चुनाव आ गया है, लोकसभा का और विधानसभा दोनों का। बहनों भाइयों, डबल इंजन की सरकार उड़ीसा में बना दीजिए, डबल इंजन की सरकार बना दीजिए, मैं अपील करना चाहता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ जो हमारे कार्यकर्ता बहन भाई हैं, मैं उनको यह भी कहना चाहता हूं, डबल इंजन की आपने सरकार बना दी। मनमोहन सावल जी हमारे यहां पर प्रदेश के अध्यक्ष बैठे हैं। सावल जी, मैं आपसे यह कहूंगा, डबल इंजन की सरकार बन जाती है, एक बार मुझे फिर से इसी मैदान में आप आमंत्रित कर लीजिएगा।